तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुष डेवलप। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट के एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया था और उसमें कुछ टेस्ट किया था ये टू डू लिस्ट का एक एंड पॉइंट बना के। तो हमने देखा था कि कैसे ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन देख के कैसे हमने चेक किया था कि क्या उसका एंड पॉइंट्स है, क्या डिटेलिंग है, क्या रिजल्ट्स है, क्या रिस्पॉन्सेज है। तो ये था हमारा लास्ट टाइम हमने जो किया था सेटअप। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को अपने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। तो इस वीडियो में और इस प्रोजेक्ट को और इस सीरीज़ को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा PostgreSQL। अगर आप अपना SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास PostgreSQL डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। तो ये है मेरा PG एडमिन 4, मतलब पोस्टग्रेस का जो इंटरफेस होता है कि आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस ही है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना TP कॉन्टेक्स्ट कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और एंटिटीज़ क्रिएट करेंगे। और ये सब एक डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट पार्ट के थ्रू हम चलेंगे कि कैसे प्रोडक्शन गेट पे कैसे काम किया जाता है, कि डेटा जो है कैसे हम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बीच के डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैनेज यूज़र सीक्रेट्स पे जाना है और यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स बोलता हूँ टू DB। तो पोस्टग्रेस का कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगा, पोस्ट पोर्ट डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ 2DB और यूज़र नेम रहेगा पोस्टग्रेस और पासवर्ड आपको पता है। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लगा दिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सीक्रेट स्टोर जेसन में लगाया है। यहाँ पे मैनेज यूज़र सीक्रेट्स होता है। अभी आप बोलोगे कि भाई हमने ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट और जेसन में क्यों नहीं डाला। मान लो कि अगर मैं ये रिपोजिटरी गिटहब पे पुश करता हूँ या फिर किसी और गिट पे पुश करता हूँ जो वर्जन कंट्रोलिंग करता है, तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे सीक्रेट्स नहीं स्टोर किए होने चाहिए। बेटर अप्रोच नहीं है, बेस्ट अप्रोच नहीं है कि हमें जो अगर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो हमें जो भी यूज़र सीक्रेट्स है वो हमेशा यहाँ से मैनेज यूज़र सीक्रेट्स में अब ऐड करना चाहिए। अब जब वो ऐड हो जाएगा तो अगर डिप्लॉय क्या करना है, डिप्लॉय के टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो एनवायरनमेंट वेरिएबल, अगर कोई भी क्लाउड सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, चाहे अजूर कर रहे हो या गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग्स होती है हर एक एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे आप उसे प्रोडक्शन के टाइम पे अपने प्रोडक्शन वाले डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हो। तो ये हो गया कि एक बेटर अप्रोच कि कैसे आप डेवलपमेंट करना शुरू करें। तो यूज़र सीक्रेट्स को के अंदर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया है। अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है EF के साथ, तो इसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड NuGet पैकेज है, मैनेज NuGet पैकेज इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके, या तो आप कमांड लाइन से कमांड कॉपी करके पेस्ट करो यहाँ से टर्मिनल पे, या तो ये जो मैं दूसरा मेथड दिखा रहा हूँ जो कि सिर्फ .NET के डेव किट एक्सटेंशन से ही आपको मिलेगी। तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूँगा। उसमें वर्जन सेलेक्ट करना है आपको, मिल गया। अब इसमें एक और ऐड करना है पैकेज जो है EF कोड का ही, जिसमें कि मैं सिर्फ PostgreSQL का कनेक्टिविटी करूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं npg/entity-framework-core.postgresql। तो ये पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं .NET 10 यूज़ कर रहा हूँ SDK, ठीक है। अगर आप कुछ उससे लोअर SDKs यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो अब क्या करना है, हमें एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाना है। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रखता हूँ डेटा। अब इस डेटा के अंदर नया फाइल क्लास रहेगी जो कि एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा सारा का सारा कनेक्टिविटी एंटिटीज़ की डिटेल्स रहेंगी। ओके, तो अभी इसमें एंटिटीज़ ऐड करनी है ताकि हमारे डेटाबेस में वो क्रिएट हो सके, ठीक है। तो एंटिटीज़ क्रिएट करने के लिए एक नया फोल्डर यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो होगा डोमेन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम एक कॉमन फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इस कॉमन फोल्डर के अंदर डोमेन कहाँ है, इसको यहाँ। तो इस कॉमन के अंदर एक इंटरफेस बनाएंगे। मैं एक कॉमन इंटरफेसेस और क्लासेस ऐप बनाना चाहता हूँ क्योंकि भाई अगर वो कॉमनली उसमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड यूज़ हो रहे हैं तो वो मैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनहेरिट करके दूसरी क्लासेस में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं एक कॉमन करके एक फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास इसे मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँगा। बेस एंटिटी मैं क्यों बना रहा हूँ क्योंकि बेस एंटिटी में आईडी हर एक एंटिटी में कॉमन रहती है या कुछ एंटिटीज़ में कॉमन रहती है, कुछ में नहीं रहती है आईडी, कुछ में रहती है। तो मैं इसलिए इसे कॉमन बना रहा हूँ ताकि मैं इसे इनहेरिट करूँ और उसमें मैं आईडी प्रॉपर्टीज़ ले सकूँ, ठीक है। तो अब इसमें एक और कॉमन फाइल बनाते हैं। बेस ऑडिटेबल एंटिटी करके, जिसमें कि होगा बेस एंटिटी का टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी आईडी, इसमें आईडी क्या हो जाएगी, उसका टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग टाइप की, ओके। इसी में डेटा मॉडल को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अब यहाँ पे ये बेस ऑडिटेबल एंटिटी क्रिएट हो गई है। अब ऑडिटेबल एंटिटी किस लिए बनाई है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा ना, आपको हर एक एंटिटीज़ और मॉडल्स और कॉमन फाइल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती रहेगी कि ये फाइल्स किस लिए यूज़ हो रही थी। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसमें एक पब्लिक, ठीक है, जिसमें आईडीज़ जो जनरेट हो गया, ठीक है। तो जब ये जहाँ ये बेस एडिट ऑडिटेबल एंटिटी इनहेरिट होगी और जब एक नई एंटिटीज़ की नई इंस्टेंस बनेंगे तो ये क्या करेगा कि आईडीज़ की ऑटो जनरेट आईडी जनरेट करेगी और उसे एंटिटी में सेव करेगी, डेटाबेस में सेव करेगी, ठीक है। तो ये कॉमन मैंने फाइल्स बना लिए हैं। अब इसमें एक enums ऐड करते हैं।
मीडियम, ओके, और इसको मैं सीरियलाइज करूँगा ताकि जो मेरे को बैक एंड मतलब फ्रंट एंड से यूआई से कुछ भी पेलोड भेजना हो उसकी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आए, और उसके बाद मैं ये ऑटो कन्वर्ट करके enum में ऐसा enum ही डेटाबेस में एंटिटी में स्टोर करें। तो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया जो कि इसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करेगा। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट एंटिटीज का। अब एंटिटीज पहले बनाऊंगा टू डू लिस्ट। ठीक है, और टेबल एंटिटी इनहेरिट कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को आईडी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, टाइटल, और प्रॉपर्टी होगी। हम कुछ मेथड्स बना लेते हैं जैसे कि क्रिएशन का कर लेते हैं। कि मैं इस कंस्ट्रक्टर में एक टाइटल वैल्यू पास करूँ तो वो नया इंस्टेंस क्रिएट करके वो ऑब्जेक्ट को सेव कर ले। ठीक है, और इसमें टाइप का एक मेथड दे देते हैं, स्ट्रिंग टाइटल। अब यहाँ से बना लिया है हमने एक टू डू लिस्ट, सिर्फ टू डू लिस्ट है। अब टू डू लिस्ट के अंदर आइटम्स कौन कौन से आएंगे, मान लो कि मेरे को आज मॉर्निंग का टास्क करना है और मॉर्निंग के टास्क के अंदर और कितने लिस्ट है। अब मॉर्निंग का है तो उसके बाद मैं इवनिंग का लिस्ट बना रहा हूँ, तो इवनिंग के टास्क के अंदर आइटम्स कितने हैं तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एंटिटी होगी। अब दूसरी है एंटिटी बनानी है टू डू आइटम। टू डू आइटम में भी सेम बेस और टेबल एंटिटी इनहेरिट करूँगा, और इसमें नेविगेशन प्रॉपर्टी से मैं जो कि EF कोर के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं नल भी दे सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी दे सकता हूँ, वो वहाँ पे डिपेंड करता है। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या करती है, ठीक है। अब इसमें नेविगेशन प्रॉपर्टी भी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे मैं वन टू मैनी का लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि एक टू डू लिस्ट के अंदर मैनी आइटम्स हो सकते हैं, राइट। अब इस आइटम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, मतलब क्या 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 कॉलम्स हो सकते हैं, जो उसकी टाइटल, कंटेंट को थोड़ा नल रखेंगे, प्रायोरिटी, is completed।
ताकि मैं इसको कहीं और इनहेरिट ना करूँ, और करने की ज़रूरत भी नहीं। बस मैं कुछ मेथड बनाते हैं, जैसे कि मेथड से पहले कंस्ट्रक्टर की एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, एक खाली पब्लिक स्टडी टाइटल कंटेंट चाहिए तो कंटेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट तो इज कम्प्लीटेड है, मान लो कि फाल्स ही रहते हैं, ठीक है। Mark as complete is completely true, or public mark as incomplete और अपडेट के लिए अपडेट आइटम टाइटल और कंटेंट चाहिए content if is complete, sorry, this complete, node has value and value the value is true, then mark as complete and then return, okay, else mark as incomplete and return, okay। तो हमने एंटिटीज़ और कुछ कॉमन फाइल्स बना लिए हैं। आपको तो ट्रिपल डी जो पैटर्न है उसके बारे में अगर नहीं पता तो ट्रिपल डी के बारे में पढ़ लेना, कि अगर वैसे भी देखा जाए कि एंटिटीज़ को अपने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में अपने आप ही पता होना चाहिए, वो एक सिर्फ डोमेन तक ही सीमित होनी चाहिए, उसका एक्सेस कहीं से बाहर से नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज़ को मैं प्राइवेटली सेट कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी वजह सिर्फ गेट कर पाऊँगा, मैं सिर्फ गेट कर पाऊँ, उसे मैं बाहर से मैनुअली नहीं, आउट ऑफ दिस स्कोप, आउट ऑफ दिस डोमेन, उसको मैं मैनिपुलेट ना कर पाऊँ, चेंज ना कर पाऊँ, ओके। तो इसलिए मैंने जो भी है सेटर जो है इसका प्राइवेट रखा है, ठीक है। जितने भी इसके मेथड्स और कंस्ट्रक्टर है मैं उसी के थ्रू इन्हें अपडेट कर सकता हूँ, नथिंग एल्स, ओके। तो हमारी एंटिटीज़ रेडी है और एप्लीकेशन में हमें इस एंटिटीज़ का रेफरेंस देना होगा। अब यहाँ पे ऑन मॉडल क्रिएशन पे मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करूँगा एंटिटीज़ के रिलेटेड, कि उसमें रिलेशन कैसे
मतलब एक फ्लुएंट API के थ्रू, और जो EF कोड का होता है फ्लुएंट API के थ्रू मैं उसे मैनिपुलेट करके उनके प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करता हूँ कि क्या किसकी उतनी मैक्सिमम वैल्यूज़ कैरेक्टर्स, जैसे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ले, वो स्ट्रिंग वैल्यू डेटाबेस में जाके एन वैर कैर की तरह काम करेगा, और उस एन वैर का मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होना चाहिए मैं वो डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करूँगा। और इन दोनों के बीच के एंटिटीज़ का रिलेशन मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, और उसमें क्या डिलीट और अपडेट प्रॉपर्टी बिहेवियर रहेगा, डिलीट बिहेवियर और अपडेट बिहेवियर क्या रहेगा मैं वो डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है। डेटा में ही एक नया फोल्डर बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, न्यू फाइल, लाइक टू डू लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं उस टेबल का नाम भी दे सकता हूँ, जैसे टू लिस्ट हो गया, और उसके स्कीमा भी दे सकता हूँ, लाइक आयुष डेव हब। ओके, तो डॉट की मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है, builder dot property title max length which will be 3 character। ठीक है। देन उसके बाद मैं आइटम्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। तो ये इसमें क्या रहेगा, इसमें भी सेम थिंग, टेबल आइटम्स, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, और इसकी मैं भी दे सकता हूँ आयुष डेव हब। ओके, builder dot has the key also, builder dot property title has max length which has 80, builder dot property to is completed has default value which is false। okay, builder dot has 1। अब यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट डॉट विद मैनी टू डू आइटम्स has foreign key which is list ID, and this is required, and on delete behavior will be the cascade। तो हमारा एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन भी रेडी है। तो इसको यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन DB में यहाँ पे मॉड्यूल बिल्डर को बताना है कि भाई जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो है एंटिटीज़ की, वो असेंबली से वो ले। और यहाँ पे हमारा मॉडल एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। अब इससे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट रेडी हुआ, पर कनेक्टिविटी नहीं हुई डेटाबेस के थ्रू। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम बोलेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग दो भाई, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड इट इज टू डू DB जो हमने सीक्रेट स्टोर जेसन में रखा था ना। ओके, और इसमें कुछ थोड़ा सा एप्लीकेशन एक्सेप्शन no connection string was found।
environment. Okay, valor dot text application db1 text. सर्विस प्रोवाइडर एंड देन ऑप्शन बताता हूँ सर्विस प्रोवाइडर क्यों मैं यूज़ करूँगा. डॉट एड इंटरसेप्टर. तो इंटरसेप्टर्स मैं बताऊँगा कि यूज़ करेंगे. अभी मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, आगे बताऊँगा कि क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इंटरसेप्टर इसके लिए. तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इंटरसेप्टर कैसे यूज़ करते हैं, वो भी EF कोर्स के. क्या होता है कि भाई हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो अगर कुछ भी एंटिटीज़ में चेंजेस करते हैं तो माइग्रेशन रन करना पड़ता है. माइग्रेशन रन करना है, फिर डेटाबेस अपडेट करना है, तो ये सब रहता है. तो हम डेवलपमेंट के टाइम में हमें जितना मर्जी एंटिटीज़ में चेंज करना हो तो करें, पर अब अगर हम उसे कंपाइल कर रहे हैं हम डेवलपमेंट के टाइम में, हमें ये वार्निंग आती है कि भाई एंटिटीज़ में चेंजेस हुई हैं, रिलेशंस में चेंजेस हुई है. तो मैं वो वार्निंग्स में नहीं देखना चाहता हूँ. उसमें और टाइम लग जाता है, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन भी रन नहीं होता है. तो मैं वो वार्निंग को सप्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो नीड नहीं है. जो नीड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ यूज़ npg SQL. तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से. ओके, अब सबसे मेन पार्ट डेवलपमेंट की एक सीडिंग प्रोसेस होती है, माइग्रेशन प्रोसेस होता है. उसे हम ऑटोमेट करना चाहेंगे, मतलब माइग्रेशन को ऑटोमेट करना है. वो कैसे करना है दिखाता हूँ. अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, क्लास देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजर एक्सटेंशन. ओके, अब इसमें ये तो एक्सटेंशन है, जैसे आपको पता चला है, इसको भी स्टैटिक होना पड़ेगा. और इसमें ये मैं एक इंटरनल सील क्लास बना रहा हूँ. इंटरनल भी लग सकता है, प्राइवेट बेस पे. इंटरनल, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये जो भी मॉडिफायर्स है वो आगे जाके एडवांस लेवल पे मैं बताऊँगा लेयर बाय लेयर कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके सिर्फ लेयर तक. ठीक है, सीडिंग सर्विस लेते हैं. इसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, देन लॉग, initialize migration sync is ओके. तो अब इसमें क्या करना है, हमें वही है माइग्रेशन का प्रोसेस ऑटोमेट करना है. तो अगर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है
PostgreSQL है, तो फिर डॉट इंश्योर I will delete for इंश्योर डिलीट होने के बाद वो क्रिएट हो नया एक रिफ्रेश्ड डेटाबेस विद क्लीन डेटा और एंटिटीज क्रिएट करे, डिलीट करे, फिर उसे क्रिएट करे, ऑटोमेट करे। ठीक है, अगर डेवलपमेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस डॉट इज है भाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट माइग्रेशन कर दे, मतलब जो कि हमने डिप्लॉयमेंट के टाइम पे एक माइग्रेशन रन करी है, उस माइग्रेशन को क्या करे, वो रन करे और डेटाबेस को अपडेट कर दे। ठीक है, तो ये हमने अब यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना है हमें। पब्लिक हैवी टास्क suppose add migration async, this will be applied on the web application. Okay, where तो हमने यहाँ पे माइग्रेशन प्रोसेस भी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब इस एक्सटेंशन को हमें program.css में यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सपोज ऐप और विथ ऐप डॉट ऐड माइग्रेशन async। तो यहाँ पे हमने बोला है कि भाई बिल्ड करने के बाद वो माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दे, फिर वो जो क्रिएट करे, डिलीट करेगा एंटिटीज़, देन उसके बाद क्रिएट करेगा सिर्फ डेवलपमेंट पार्ट में, और जब प्रोडक्शन पे चला जाएगा तो हमें उससे पहले हमें एक माइग्रेशन रन करनी है, वो जो कि माइग्रेशन फ़ाइल रहेगी। वो माइग्रेशन फ़ाइल जब हम डिप्लॉय करेंगे, मतलब ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा लॉजिक चलेगा और वो माइग्रेट कर देगा डेटाबेस में और डेटाबेस अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, और कैसे हम डेटाबेस और कनेक्टिविटी करें। पोस्टग्रेस, अगर आप SQL सर्वर यूज़ करें तो SQL सर्वर के लिए भी सेम है। तो इज़ एंड जो भी आप SQL सर्वर का यूज़ करेंगे इज़ SQL सर्वर, और या तो यूज़ SQL सर्वर और Azure। ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी कर दी है। अब इसे देखते हैं रन करके। उससे पर पहले हमने सर्विस इंजेक्ट करी थी भाई। ठीक है, ये सर्विस इंजेक्ट करी थी, तो हमें ये बताना पड़ेगा इसमें कि इसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी। ये इसको रखते हैं। ओके, देन अब रन करते देखते कोई एरर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो फिर रिजॉल्व करेंगे। तो रन किया, देखते हैं हम, इट्स बिल्ट, और सी यहाँ पे लॉग्स, इसने SQL की क्वेरीज चलाई, डेटाबेस क्रिएट किया। यहाँ पे देख सकते हो एंटिटीज़ क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड हो चुकी है। और हम अगर पोस्टग्रेस ओपन करके अगर इस डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, सी टू डू डेटाबेस का एक डेटाबेस आ गया।
अब इसके अंदर यहाँ पे हमें स्कीमास में देखेंगे, स्कीमास में हमने क्या किया था, यूज डेव हब किया था, वहाँ वो स्कीमा हमें दिख गया जो हमने डिफ़ाइन करी थी। और इसके अंदर टेबल्स होंगे, टू डू लिस्ट और टू डू आइटम्स। टू डू लिस्ट में हम देखेंगे क्या है कॉलम्स, टाइटल थे और जो आईडी और क्रिएटेड एट जो कि बेस और टेबल वाले में था, वो सारा का सारा इसमें दिख रहा है। ओके, सेम थिंग टू डू आइटम्स में भी है, आईडी है, लिस्ट आईडी है, फॉर्म की लिस्ट, सॉरी टाइटल, कंटेंट, प्रायोरिटी और इज कंप्लीट और दिस वन। ओके, तो ये थी हमारी कनेक्टिविटी करने के लिए। अब इंटरसेप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में कि इंटरसेप्टर कैसे यूज़ करेंगे। कनेक्टिविटी बता दी हमने। इस वीडियो में हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाया, एंटिटीज़ बनाई, कुछ कॉमन फाइल्स बनाए और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करी है। और हमने डेवलपमेंट को ऑटो प्रोसेस करा है कि डेवलपमेंट में कैसा प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं उसे दोबारा से रीरन करूँगा तो वो फिर से डिलीट करेगा डेटा, टेबल्स, डेटाबेस डिलीट करेगा, देन उसके बाद फिर से उसे क्रिएट करेगा, रिक्रिएट करेगा। तो ये प्रोसेस था डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने का और एंटिटीज़ बनाने का। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे क्रूड परफॉर्म करेंगे, क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने और .NET दोस्तों को ये शेयर करें अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। थैंक यू।